हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में एवं उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहले जानते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। वैसे ट्रांसमिशन लाइन जिसके ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ 80 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में हो, या वो ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट पे काम कर रहा हो, तो वह ऐसे सारे ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के अंदर आते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ बढ़ता है और उसके ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल, तो चार्जिंग करंट सिस्टम में आते जाते हैं। चार्जिंग करंट के आने से सिस्टम में कैपेसिटेंस आने लगते हैं और ये अपना कैपेसिटिव इफेक्ट दिखाने लगते हैं, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटर है जो पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मगर इसका वैल्यू कम होने के कारण और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, एक जगह पे एज्यूम कर लेते हैं। और ये जब भी एक जगह पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक जगह पे एज्यूम करते हैं, तो उसे लैम्प्ड सिस्टम या कंसंट्रेटेड सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, लैम्प्ड कर रहे हैं या कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि या तो वो एक पॉइंट पे हम कंसंट्रेट करें या एक से अधिक पॉइंट पे। तो जब भी हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को हम लोग लोकलाइज्ड कैपेसिटेंस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड कैपेसिटेंस मेथड। लोकलाइज्ड कैपेसिटेंस मेथड के अनुसार जो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम का सॉल्व करने का तरीका है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले सिस्टम को इंडकंडेंसर मेथड बोलते हैं, दूसरे को नॉमिनल टी मेथड को मिडिल कंडेंसर मेथड भी बोलते हैं, और तीसरे को नॉमिनल पाई मेथड भी कहते हैं। हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, इंड कंडेंसर मेथड। इंड कंडेंसर मेथड में क्या होता है, एज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है, जिसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि पूरे सिस्टम में रजिस्टर और इंडक्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इंड कंडेंसर मेथड में क्या नाम है, इंड ना। तो इंड कहने के मतलब, इंड क्या होता है, लोड इंड या रिसीविंग इंड पॉइंट को हम लोग इंड बोलते हैं। तो जो कैपेसिटर है उसे हम लोग कहाँ पे एज्यूम करते हैं, इंड पॉइंट पे। ये मेरा रिसीविंग इंड पॉइंट है और ये मेरा सेंडिंग इंड पॉइंट है। तो इंड कंडेंसर मेथड में हम लोग को इस तरीके से रहता है। दूसरा क्या था, नॉमिनल टी मेथड में एज्यूम करते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है। इस ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में रजिस्टर और इंडक्टर क्या है, पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉमिनल टी मेथड या मिडिल कंडेंसर मेथड में क्या है, मिडिल में कंडेंसर है ना, तो हम लोग क्या किए, मिड में एक कंडेंसर लगा दिए और इसके दोनों तरफ हमारा क्या रहेगा, रजिस्टर और इंडक्टर रहेगा। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल टी मेथड। ये मेरा वी आर हो गया और ये मेरा वी एस हो गया। क्लियर है। थर्ड मेथड क्या है, नॉमिनल पाई मेथड। नॉमिनल पाई मेथड में क्या करते हैं, ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम हो गया, जिसमें हम लोग का क्या है, रजिस्टर और इंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिसमें लास्ट वाले सेक्शन में क्या किए थे, अभी तक कंडेंसर को सिर्फ एक पॉइंट पे लेकर के चले थे, आइदर एक्सट्रीम मिड और मिड। अब हम क्या किए कि बोथ इंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को जब भी इस तरीके का मेथड रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल पाई मेथड। तो नॉमिनल, ये सेक्शन में आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इंड कंडेंसर मेथड, नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो
डिस्कस करने जा रहे हैं इंड कंडेंसर मेथड। तो इंड कंडेंसर मेथड में अभी अभी हमने बताया कि वैसे ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस को लम्प्ड किए हैं किस पॉइंट पे, रिसीविंग इंड और लोकल इंड पॉइंट पे। क्या किए कि जो कैपेसिटर हम लोग बनाए, इस कैपेसिटर को एज्यूम करके हम लोग रखें जो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ। तो ये कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करके इसमें हम लोग चलते हैं। तो जो मेरा सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जिसे हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये 3 फेज सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल फेज में लेकर के चल रहे हैं, जिसका एज्यूम करते कोई भी एक फेज रहा होगा, आइदर आर, वाई और बी, जिसमें हम लोग क्या किए, रजिस्टर, इंडक्टर के साथ साथ एक इंड पे हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए। लास्ट पॉइंट पे हम लोग का लोड है, लोड के पास हम लोग का जो वोल्टेज है वो रिसीविंग इंड वोल्टेज लेकर के चले। लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा, लोड करंट हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है उसे हम लोग IC एज्यूम करके चल रहे हैं। जो सप्लाई इंड के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा उसे सप्लाई करंट IS लेकर के चल रहे हैं, और जो सेंडिंग इंड के अक्रॉस है वो VS सेंडिंग इंड वोल्टेज लेकर चल रहे हैं। तो अभी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें क्या किए कि जो सेंडिंग इंड रिसीविंग इंड वोल्टेज है वो रिसीविंग इंड करंट के पास जो पावर फैक्टर बना करके चल रहा है उसे हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, cos phi r। तो हम लोग लेकर क्या चले, एज्यूम क्या क्या कर रहे हैं, लोड करंट IR लेकर चले, R है जो रेजिस्टेंस पर फेज है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज लेकर के चलें, C कैपेसिटेंस पर फेज लेकर के चलें, और cos phi r हम लोग का क्या हो गया, रिसीविंग इंड के अक्रॉस जो पावर फैक्टर है लैगिंग वो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। VS हमारा सेंडिंग इंड वोल्टेज पर फेज हो गया। ये हमारा फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाकर चल रहा है। VR मेरा क्या था, रिसीविंग इंड वोल्टेज, VR के अक्रॉस ही हम लोग का क्या था, सप्लाई इंड का जो करंट है, सप्लाई इंड के अक्रॉस जो करंट लेकर के चले, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टिव ड्रॉप है, उसके साथ साथ हम लोग क्या किए, IXL इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप, रेजिस्टिव ड्रॉप, दोनों का वेक्टर सम हमें क्या दे दिया, सेंडिंग इंड वोल्टेज। तो हम लोग किस तरीके से पूरे के पूरे फेजर डायग्राम निकालने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि सबसे पहले हम लोग रिसीविंग इंड वोल्टेज एज्यूम कर लिए हम लोग VR, और उसे ही हम लोग क्या मानकर चले हैं, रेफरेंस फेजर। तो VR हमारा क्या हो जाएगा, VR बराबर, VR से रियल पार्ट क्योंकि ये हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है। देन हम लोग का क्या लेकर के चले, लोड करंट, लोड करंट हम लोग का क्या हो गया, IR हम लोग लोड करंट लेकर के चले, उसे हम लोग क्या ले रहे हैं, phi r हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है, ये मेरा लोड करंट का हो गया। तो इस तरीके से लैगिंग पावर फैक्टर के कारण क्या हो जाएगा, IR एंगल माइनस phi r, जो कि हो जाएगा IR cos phi r माइनस साइन phi r। तो कैपेसिटिव करंट की जब मैं बात करूं जो कि हमारा किसके अक्रॉस है, रिसीविंग एंड के अक्रॉस है, तो ये किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया, VR था, VR से हमारा पैरेलल में कैपेसिटर था, तो जो भी V से था उससे हमारा करंट क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज से करंट हमारा लीड करेगा। तो रेफरेंस वोल्टेज VR है, उससे हमारा करंट IC क्या कर दिए, लीड कर दिए, किससे, 90 डिग्री से, जो कि हम लोग को देखने के लिए मिल रहा, IC बराबर VR/XC एंगल 90 डिग्री। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं IC बराबर J VR ओमेगा C, जहाँ ओमेगा बराबर 2πf से हम लोग पुट कर दिए, VR के साथ हो गया। अब हम सेंडिंग एंड की मैं बात करूं तो सेंडिंग एंड क्या है एक्चुअली में, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से मैं आता हूं। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हम लोग का क्या किया, ए को हमने नोड मान करके चला, उस नोड पे जब नोडल एनालिसिस लेकर के चले तो सेंडिंग एंड करंट एक्चुअली में क्या होगा, सेंडिंग एंड सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, दैट मीन्स IS इक्वल टू
आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई सी, आई आर प्लस आई सी। उसी सेक्शन को हम लोग क्या किए हैं, आगे लेकर बढ़े हैं। तो हमारा आई एस बराबर क्या हो गया, आई सी प्लस आई आर। अब हम लोग को आई सी क्या था, आई सी एक्चुअली में क्या है कि आई सी है जो आई आर से फायर फेज पे बना हुआ है। तो आई सी हम लोग क्या किए कि रेफरेंस से हम लोग का किस तरीके से था, ये मेरा भी था, ये आई था, ये एंगल फाई था। तो इसका दो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई आर कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर। और आई सी हम लोग क्या निकाल करके चले हैं, आई सी बराबर जे 2 पाई एफ सी ओमेगा। तो दोनों पार्ट में हम लोग क्या किए, रियल पार्ट को एक जगह कर लिए और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लिए। एक्चुअली में आई आर वाला पार्ट इधर लिखा गया है और आई सी का पार्ट इधर लिखा गया है। तो इस तरीके से आई ए सप्लाई करंट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअली में हम लोगों को क्या दे रहा, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, जो सिस्टम का रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, वी एस सेंडिंग इन वोल्टेज बराबर रिसीविंग इन, जो वोल्टेज ड्रॉप है एक्चुअली में कौन कॉज कर रहा है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो जेड बराबर वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या लेकर के चले, आई एस इंटू जेड, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्स एल। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आई एस इंटू आर प्लस जे एक्स एल। दैट मीन्स सेंडिंग इन वोल्टेज वी एस बराबर वी आर प्लस आई एस जेड। तो उस तरीके से जब हम लोग आई एस और वी आर का वैल्यू पुट करेंगे तो वी एस का टर्म हम लोग को निकल गया, वी एस बराबर वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस जे 2 पाई एफ सी वी आर माइनस आई आर साइन फाई आर प्लस इंटू आर प्लस जे एक्स एल। अब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज। दैट मीन्स वी एस बराबर वोल्टेज रेगुलेशन वी एस माइनस वी आर बाई वी आर। जब हम इफ़िशियंसी की, ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशियंसी की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट प्लस लॉस, और आउटपुट हमारा क्या है, पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड और लॉस दोनों पार्ट को हम लोग निकालते हैं। तो लॉसेस क्या हो जाएगा, पर फेज जो सप्लाई करंट आई एस है सेंडिंग एंड के पास, उसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप मिलेगा, प्लस पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड के अक्रॉस जो मिल रहा तो हो जाएगा पावर पर फेज वी आर आई आर कॉस फाई आर। तो इस तरीके से इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वी आर आई आर कॉस फाई आर। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या निकाल लिए, पावर फैक्टर निकाल लिए, इफिशियंसी निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के साथ क्या क्या ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग को जो लाइन कैपेसिटेंस है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, ओवर एस्टिमेटेड लेकर के चल जाते हैं। ये ओवर एस्टिमेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग क्या करते हैं, लम्प्ड सिस्टम में मानकर चलते हैं, जिससे सिस्टम में क्या होता है, एरर आ जाता है, और ये एरर हम लोग का 10% के लगभग होता है। ओके, थैंक यू।